सर मैं एक मिनट। बस बैठिए। ओम प्रकाश जी बैठ जाइए। ओम प्रकाश जी कहाँ से हैं आप? गाजीपुर से। गाजीपुर से। गाजीपुर से हम लोगों का परिचय करवा दीजिए जल्दी से। सर गाजीपुर को भौगोलिक रूप से देखा जाए तो गाजीपुर की सीमा बनारस, चंदौली, आजमगढ़, मऊ, बलिया और बिहार से लगती है। और बताइए। और ऐतिहासिक रूप से देखें तो भितरी स्तंभ लेख, राजा जमदग्नि ऋषि की धरती जमनिया और माँ कामाख्या धाम, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा इत्यादि हैं सर। अफीम फैक्ट्री। ओम प्रकाश जी आप गाजीपुर के रहने वाले हैं, वो इलाका कभी इतिहास में है ना जी जी बुनकरी उद्योग के लिए बड़ा प्रख्यात रहा है। जी। तो क्या ऐसे कारण रहे कि वो शानदार जो हस्तशिल्प उद्योग था वहाँ से लगभग समाप्त प्राय? सर उसका मेन कारण ये रहा, कुटीर उद्योग का जो पतन का मेन कारण ये रहा। सब बड़े बड़े उद्योग कंपनियां जब औद्योगिकरण का दौर आया तो औद्योगिकरण ने जल्दी, सस्ता, अच्छा, ज़्यादा का जो कंसेप्ट दिया तो लोगों को जो सस्ता मिला उसके चलते जो है वो उसको मार्केट नहीं मिल पाई, या जो औपनिवेशिक काल की नीतियाँ रहीं वो हमारे कुटीर उद्योग को नष्ट करने के लिए रहीं। वैसे तो बाद में नष्ट हुआ है, लेकिन एक जो प्रक्रिया चल रही थी उस प्रक्रिया का बाद में प्रस्फुटन ही हुआ है। तो वही मार्केट का उपलब्ध न होना और औद्योगिकरण के चलते औद्योग निर्मित मालों का सस्ता होना, आम जन उससे दूर हो गया और उनको एक तरह से कहिए कि कम से कम रोजगार मिलना, तो वही बात हो गई कि घूम फिर के। तो अगर आपको अधिकारी बनाकर वहाँ भेजा जाए तो आप वहाँ के बुनकरी उद्योग को फिर से रिवाइव करने के लिए क्या क्या प्रयास कीजिएगा? कोई 2-3 प्रयास बता दीजिए जल्दी। सर बुनकरी उद्योग में एक तो पहला चीज़ है कि प्रोत्साहन देना पड़ेगा लोगों को कि आप जो है इन कपड़ों को, सूती वस्त्र या जो भी घरेलू निर्मित कपड़े हैं उनके प्रति उनको प्रेरित करना पड़ेगा। और स्वदेशी टाइप का जो, या लोकल टाइप का, वोकल फॉर लोकल जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, उस कंसेप्ट को लेकर के उन पर जो है वो एक भाव पैदा करना पड़ेगा। और जब मार्केट मिलेगी उनको तो ऑटोमेटिक सर वो विकसित हो जाएगा। या फिर जो छोटे मोटे उनके धागे, रुई इत्यादि से जो बड़ी कंपनियों को सप्लाई करें तो भी हो सकता है उसमें। ऐसे अभी चल रहा है, कुटीर उद्योग अभी चल रहे हैं, छोटे मोटे अभी भी चल रहे हैं, बहुत जगह हैं, मतलब कई जगह हैं, गंगौली, कासमाबाद, गाजीपुर इत्यादि, जो मऊ की फैक्ट्रियों के चलते चल रहे हैं। मऊ से उद्योग का पतन होना भी उसका एक कारण है। ओम प्रकाश जी आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, जी समाजशास्त्र। जी जी। समाजशास्त्र के जनक किसको मानते हैं? सर वैसे तो अगस्त कामत महोदय को, श्री अगस्त कामत महोदय को माना जाता है आधुनिक समाजशास्त्र का। लेकिन आधुनिक समाजशास्त्र, ऐसे तो समाजशास्त्र हमारे रामायण महाभारत काल से, वैदिक काल से भी चलता रहा है, लेकिन समाजशास्त्र विषय के रूप में जो है अगस्त कामत महोदय जो सोशियो भौतिकी दिए, नाम दिए, वहीं से माना जाता है। सोशल भौतिकी नाम किसने दिया था इनका नाम? ये अगस्त कामत महोदय ने दिया था। फिर से याद कर लीजिए, क्या सही है? सोशियो, हाँ सर ये। तो समाजशास्त्र नाम किसने दिया? समाजशास्त्र नाम अगर समाजशास्त्र को 2 भाषाओं की अवैध संतान कहा गया है, किसने कहा? वो कहें, एक मिनट से बता रहा हूँ। अवैध संतान ने जुड़वा संतान, उसको अब जुड़वा संतान कहा, अवैध संतान तो नहीं कहा है। अवैध संतान, दोगली संतान तक कहा गया है इसको। अभी ये सब दुगली तो नहीं सर याद आ रहा है, जुड़वा संतान है, उसमें दिमाग पर सर थोड़ा सा नहीं चल रहा है, नाम उनका भी आ जाएगा, माइकल, सर दिमाग पर नहीं चल रहा है सर। अच्छा। समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसको है? सर अगस्त कामत महोदय ने समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में बनाना चाहा। दुर्खीम महोदय ने भी सामाजिक तथ्यों के माध्यम से इसे विज्ञान बनाने को सोचा। मैक्स वेबर महोदय ने, यह समाजशास्त्र की एक समस्या रही कि इसको विज्ञान के रूप में, समाज को विज्ञान के रूप में देखने के लिए हमेशा प्रयास होता रहा है।
और हर समाजशास्त्री यही चाहता है, जैसे विज्ञानों में एक जो है निगमित निष्कर्ष निकाले जाते हैं, वैसे समाजशास्त्र में भी एक निगमित निष्कर्ष निकाला जाए। निगमित निष्कर्ष से क्या तात्पर्य है? निगमित निष्कर्ष का मतलब यह है कि वह हर जगह परीक्षणीय हो, प्रत्येक जगह पर उसकी परीक्षा की जा सके, जो यहाँ सही है यूनिवर्सल हो। तो आपके अनुसार फिर समाजशास्त्र को विज्ञान माना जाए या मानविकी का विषय माना जाए? सर, समाजशास्त्र को वैसे मानविकी का विषय ही माना गया है, लेकिन विज्ञान बनाने का, विज्ञान जैसे तथ्य इसमें लाने के शामिल किए जाते हैं, जैसे विज्ञान में एक परीक्षण फिक्स है वैसा ही इसको लाया जाए, लेकिन सामाजिक संबंधों में बहुत जटिलता है, इसलिए उसको अब तक जो है विज्ञान सही तरीके से नहीं माना जा सकता है। तो इसको एडजेक्ट क्या नाम देंगे आप? एग्जैक्ट समाजशास्त्र का समाजशास्त्र ही नाम है। और क्या मानेंगे इसको आप, विज्ञान या कला? सर, समाजशास्त्र विज्ञान और कला दोनों है। ऐसा कैसे होगा? या तो क्यों? इसको इस श्रेणी में नहीं, रखा सर, जाए। विज्ञान बनाने की तो इसकी विज्ञान जैसे निष्कर्ष विज्ञान नहीं बनाया जा रहा है सर, इसको विज्ञान जैसे निष्कर्ष लाने के इसके प्रयास किए जा रहे हैं। समाजशास्त्र समाजशास्त्र ही रहेगा, लेकिन वैज्ञानिक विषयों की तरह इसमें जो है कोई भी निष्कर्ष निकले तो उसका परीक्षण किसी भी समय चलिए, किया जा ओम सके। प्रकाश जी, हमको ये बताइए कि समाजशास्त्र में जी, समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को सीमित रखा जाए या स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, इस संबंध में समाजशास्त्र में 2 संप्रदायों की चर्चा की गई। हाँ, कौन कौन संप्रदाय? एक स्वरूपात्मक संप्रदाय है, एक समानवात्मक संप्रदाय है। अच्छा। तो स्वरूपात्मक संप्रदाय के संस्थापक कौन रहे? सीमेल बानबीज वीरकांत महोदय रहे हैं। और उनका क्या मानना था? उनका मानता है कि समाजशास्त्र एक जो है अलग विषय के रूप में मनाया जाए, उसका एक स्वरूप निश्चित कर दिया जाए कि यही समाज है, इसी का इसमें अध्ययन करना है। नहीं, वो समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को सीमित रखना चाहते थे या स्वतंत्र छोड़ देना चाहते थे? नहीं सर, समाजशास्त्र को जो है वो एक स्वतंत्र सीमित रखना चाहते थे, एक निश्चित उसका विषय स्वरूप तय करना चाहते थे। अच्छा। समाज देखिए, जहाँ से आप पढ़ रहे हैं वहीं है कि समाजशास्त्र का वैज्ञानिक पदानुक्रम भी ढूंढा गया, जी, है ना, सोशल साइंटिफिक हायरार्की। जी जी। किसने प्रस्तुत किया था उसको? सोशल साइंटिफिक हायरार्की अगस्त काम्ट महोदय ने भी प्रस्तुत किया है। सामाजिक भौतिकी दुखी महोदय ने समाजशास्त्र में एक होता है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रिया का सिद्धांत आपने जी पढ़ा होगा। जी, हर्बर्ट मीड महोदय का है। पक्का है? जी जी, कई लोग हैं, हर्बर्ट मीड महोदय ने ही उसका मुख्य रूप से उसको प्रतिपादन किया है। जी, क्या कहा है? उन्हें प्रतीकों के माध्यम से अंतःक्रिया होती है। जैसे मान लीजिए कि अब ये जीएस वर्ड आगे दिख रहा है सर, ये इसका एक प्रतीक है, इसको देख करके हमारे मन में जो अंतःक्रिया रहती है, या तिरंगा झंडा है हम देख लिए, तो उससे जो हमारे मन में अंतःक्रिया जो संबंध बनते हैं वही होता है, प्रतीकों के माध्यम से संबंध। घरेलू उदाहरण दे सकते हैं? घरेलू उदाहरण में सर, कोई हम टीका लगा रखे हैं या हाथ में ये कलेवा बांध रखे हैं, ये भी हो सकता है सर। हाँ, सर में वो चोटी रखे हुए हैं, ये भी उदाहरण हो सकता है। या शादी विवाह में ऐसे हाथ का पंजा लगा देते हैं, वो प्रतीकों से पता चल जाता है। अब कपड़ा पहनते हैं, मान लीजिए अभी एक प्रतीक ऐसा भी, हम ये इंटरव्यू का ड्रेस पहन के आए हैं, यह एक प्रतीक है। इससे अगर इसको हम एक पहन के कहीं जाएंगे तो पता चलेगा कहीं ये जा रहा है, इंटरव्यू देने ही जा रहा है, तो उससे जो है। शादी में भी जा सकता है सर? नहीं, शादी का थोड़ा सा ड्रेस उसका दूसरा सर हो जाएगा, शेरवानी होगी या फिर अन्य होंगे, कुछ इसके मानक हैं उसके। क्या मानक? शादी में मान लीजिए कि वो शेरवानी पहनेगा सामान्य रूप से। चलो ठीक है। ओम प्रकाश जी, कि हमको क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कि जैसे कि आपने देखा हो कोरोना काल के दौरान, जी, है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। जी जी लेकिन जो माइग्रेटेड लेबर गए बाहर जी काम करने के लिए, उसके बाद लौट के आए, कोरोना काल में कोई काम, हर जगह काम बंद था, जी जी। इसका भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा? ऐसा हुआ सर ना कि भारतीय कृषि पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ा है सर इसका। अच्छा। एक श्रम की, जो लोग बाहर से आए तो वो जो खेती होती है, बटाई की खेती या उसकी खेती, तो उस खेती के लिए जो है लोग कुछ न कुछ खेती पर लगे, खेती में श्रम मिला नहीं, तो उन्होंने क्या किया, खेत जो है बटाई लिया, पेशकी लिया, जो भी उसको बोलते हैं हर जगह, तो उसको ले करके उसके लिए मारामारी हुई, तो वो बढ़ गया। और जो छोटे छोटे खेतों में जो है खेती होने लगी, तो जो उत्पादन था खाद्यान्न का, वो खाद्यान्न उत्पादन की जगह पर जो है उपभोगात्मक उत्पादन होने लगा।
उपयोग जो कि हम बाहरी जो है निर्यात के लिए करते थे या अपने उसके लिए करते थे, सब्जी की खेती होने लगी, फूलों की खेती हो, जिसमें से हमको अर्न हो, छोटे छोटे खेतों से लेकर के। तो इससे खाद्यान्न तो घटा लेकिन रोजगार बढ़ा और श्रम की अधिकता हुई, श्रम का मूल्य भी घट गया। जो लोग बड़े बड़े खेतीदार करते थे श्रमिक ज़्यादा हो गए, तो जो हमको 200-300 में लेबर मिलता था वो अब हमको सस्ता मिलने लगा। तो उसमें अतिरिक्त मूल्य भी बढ़ा, हमारा अतिरिक्त मूल्य भी बढ़ा। तो जो अच्छे जो बड़े लोग हैं अमीर और अमीर हुआ, गरीब जो है उस गरीब को खेती नहीं मिला। सही बात। तो सामाजिक वंचना कहिए या उसको जो कहिए कि वही कहिए, मतलब कि सापेक्षिक वंचना। ओम प्रकाश जी, जी अभी आपने एक शब्द प्रयोग किया, निगमित निरीक्षण। जी जी। निगमित निरीक्षण मतलब निगमन से है? हाँ, निगमन से है सर। तो निगमन के प्रतिपादक कौन थे? निगमन के प्रतिपादक सर सारी सब दिमाग पर नहीं चल रहा है। निगमन पद्धति भी है? हाँ, निगमन पद्धति है सर। इसकी क्या विशेषता है? निगमन पद्धति वही है सर, आगमनात्मक निष्कर्ष से लेकर के एक अंतिम रूप से एक निष्कर्ष निकालना। जैसे मानव जैसे है, सभी मानव मरणशील है। आप प्रवक्ता हैं इसलिए घुमाइए मत, जी क्योंकि सामने वाला बैठा व्यक्ति जो है प्रश्न पूछ रहा है तो उसको पता है। जी प्रश्न घुमाइए मत, राइट आंसर दीजिए। जी सॉरी सर। निगमन पद्धति के बारे में, आगमन क्या है? आगमन जो है कि देख करके, जैसे देख करके निष्कर्ष निकालना, रोज होने वाली घटनाओं के आधार पर निष्कर्ष निकालना। एक ट्रेन 10 मिनट लेट आई, कल भी 10 मिनट आई, परसों भी लेट आई, तो हमने एक निष्कर्ष निकाल लिया। आगमन प्रक्रिया के प्रणेता कौन है? सर दिमाग पर नहीं चल रहा। आगमन प्रक्रिया का आधार क्या है? आगमन प्रक्रिया का आधार है एक तरह से विशेषीकरण, सामान्यीकरण, विशेष चीज़ों को देख करके निष्कर्ष निकालना। आगमन का आधार 3 है। जी सर। पहला जी कार्य कारण नियम, जी जी दूसरा प्राकृतिक तादात्म्य, जी तीसरा अनुभव। अनुभव। समझ रहे हैं? जी जी सर, फिलॉसफी में पढ़े हैं सर, भूल गया है सर। हाँ, तो उसको आप समझिए। ये कि जो ऑब्जर्वेशन होता है, जी अभी आपने, एक होता है ऑब्जर्वेशन, होता है एक्सपेक्शन। जी तो दोनों में क्या अंतर है? ऑब्जर्वेशन और निरीक्षण में क्या अंतर है? एक ऑब्जर्वेशन है, निरीक्षण है, और एक इंस्पेक्शन है। जी तो दोनों में क्या अंतर है? सारी सर विशेष रूप से इसको व्याख्यात करने में थोड़ा समर्थ हूँ, ठीक कह नहीं पा रहा हूँ उसको। आप बीएड किए हैं ना? जी जी। शिक्षा के विकास का जो शैक्षिक विकास है उसके आयोगों का क्रम बता दीजिए। बोर्ड डिस्पैच क्रम बताइए सीधे सीधे। सर ठीक ठीक। पूरे क्रम तो सर याद नहीं है अभी। न्यू अभी एजुकेशन पॉलिसी 2020 है। नहीं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो अभी है ये ना? जी जी। एजुकेशनल डेवलपमेंट जो बीएड में आपने पढ़ा है। जी जी सर, बहुत दिन पढ़े हुए हो गया, दिमाग से हो गया, उसका अप्लाई करते हैं आजकल, प्रयोग उसका हो रहा, अब याद तो नहीं है। बीएड में आपने पढ़ा होगा जी व्यवहारवाद जी जी और संज्ञानवाद। जी व्यवहारवाद के कुछ मनोवैज्ञानिकों का नाम बताइए। सब दिमाग को नहीं चल रहा है सर। संज्ञानवाद की? संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक सर दिमाग को नहीं चला है सर। अधिगम अंतरण के कितने सिद्धांत हैं? बीएड का सर सारी इसके लिए, हाँ बीएड से पार्ट से। हाँ बीएड पार्ट से तो भूल गया है। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स क्या है? प्रशासनिक नैतिकता, जो अपने कार्य क्षेत्र में व्यक्ति जो प्रशासन करता है उसका अपने सहयोगियों के साथ उसके। देखिए सर, घुमाइए मत, बहुत कम शब्द में आप उत्तर दीजिए। सॉरी सर। प्रशासन और प्रबंधन में क्या अंतर है? सॉरी सर, वैसे बताएं सर, कोशिश करें कहिए तो बताने का। बताइए। जो शासन के नियम हैं उनका भली भांति पालन कराना ही प्रशासन है। क्या? जो शासन ने जो नियम बनाया है, प्रशासन, जो शासन के नियम हैं या जो संस्था के नियम हैं, उन संस्था के नियमों का पालन कराना ही प्रशासन है। प्रशासन का कोई पैरामीटर है? नहीं, प्रशासन का पैरामीटर वही है जो कि जो संस्था है उस संस्था के हेड ने जो नियम बनाया उसके तहत चलना। प्रशासन के सिद्धांत भी होते हैं। जी जानते हैं? नहीं सर, सॉरी सर।
तो प्रशासन का सिद्धांत भी होता है, प्रशासन के पैरामीटर्स भी होते हैं, प्रशासन के विभिन्न नियमों को अलग अलग लोगों ने उसको परिभाषित भी किया है। जी जी ठीक है। जी उसका एक ऐतिहासिक और विकासात्मक क्रम भी है। जी जी ठीक है। कहाँ कौन सा प्रशासन प्रयोग में लाया जाता है, इसका भी नियम है, जी इसकी भी व्यवस्था है। जी जी मैनेजमेंट और प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट दोनों में भी बड़ा अंतर है। जी जी खैर, नैतिकता की पूर्व मान्यताएं क्या है? सर, एक करेक्ट एग्जैक्ट आंसर दिमाग में सर नहीं जा रहा है। ठीक है। ऐसे उसको बताया जा सकता है, लेकिन ये है कि आपका अनुमति होगी तो उसको बताएंगे। नहीं, ठीक है। आप बताइए, कानून के निर्माण में नीति शास्त्र के किन मूल तत्वों की आवश्यकता होती है? ईमानदारी, सत्यनिष्ठा। ये कानून के निर्माण के लिए पैरामीटर नहीं है। जी जी पालन करने के लिए हैं। जिन चीज़ों का राइट आंसर न पता हो, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी व्याख्या करने। थैंक यू सॉरी सर। मूल्य और सद्गुण में क्या संबंध है, क्या अंतर है? मूल्य और सद्गुण। सद्गुण, मूल्य समष्टिगत है, सद्गुण व्यष्टिगत है। मूल्य में ही सद्गुण समाहित है। मूल्य में सद्गुण समाहित है। जी। भारतीय संविधान में नीति शास्त्र के आदर्शों का अनुपालन कहाँ, किस भाग में किया गया? भाग वो नीति निषेध तत्वों में, भाग जो है 4 में। शिक्षा, जो लेटेस्ट शिक्षा नीति है, क्या है? लेटेस्ट शिक्षा नीति है 2021। इसमें जो है संरचनात्मक रूप से और सैद्धांतिक 2021 है 2020? 2020 है। इसमें जो है संरचनात्मक रूप से और सैद्धांतिक रूप से कुछ परिवर्तन किए गए हैं। सर, क्या है? संरचना में 5+3+3+4 कंसेप्ट दिया गया। सैद्धांतिक स्तर पर क्या है? सैद्धांतिक स्तर में सर इसमें यह है कि उसके शुरू में ही उसको लिख दिया गया है कि भारतीय संविधान परिकल्पित समावेशी और बहुलवादी समाज के निर्माण में निर्माण करना है। समावेशी का अर्थ क्या है? जो सबको समाहित किए हो, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समाहित किया हो, समाज के उच्च वर्ग और निम्न वर्ग कहिए। शिक्षा में समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? समावेशी शिक्षा का है समाज के सभी को समाहित करना। समाज में विकलांगों को भी समावेशी शिक्षा में रखेंगे? समावेशी शिक्षा में सर विकलांगों के लिए तो विशेष शिक्षा होती है, लेकिन वो भी समाहित हो सकते हैं सर। कितना आप रॉन्ग आंसर दे रहे हैं, आपको कुछ अंदाजा है? जी सर। आप ध्यान दीजिए कि आप बोल क्या रहे हैं। ठीक, आपको जो प्रवक्ता होने का अहम है ना, वो इंटरव्यू में दिखाई दे रहा है। इससे बाहर निकल के आंसर दीजिए। ठीक है सर। माध्यमिक शिक्षा नीति जो लाई गई, उच्च शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा को जब अलग किया गया तो कौन सा आयोग काम किया था, किस आयोग के सुझाव? सर ये सब भूल गया सर, ये दिमाग पर नहीं सर। चलिए ठीक है। चलिए अब बताइए, शिक्षक हैं, शिक्षा से क्या आपका आशय है? जो शिक्षित करे वही शिक्षा है। शिक्षा में किन किन चीज़ों को आप उल्लेख करना चाहेंगे? शिक्षा में जन्म से लेकर मृत्यु तक जितना हम किसी प्रकार से सीखते हैं, सुबह जग करके रात को फिर सोने तक जितने हम ज्ञान अर्जन करते हैं, सब शिक्षा में समाहित हैं। सिर्फ ये कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है कि इसमें और भी जोड़ा जा सकता है? और नहीं। क्या क्या जोड़ा जा सकता है? नहीं, जो 3-4 चीज़ें मुझे बताइए कि ये चीज़ें हम जोड़ सकते हैं और ये शिक्षा में ये होनी चाहिए। जैसे पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, चलना हो गया, घूमना हो गया, फिरना हो गया, या जो भी काम आप करते हैं, खाना पीना, ज्ञान अर्जन करना, सब शिक्षा में समाहित है। शिक्षा और विद्या में क्या अंतर है? चलिए, शिक्षा का अर्थ व्यापक है, और जो है विद्या जो है स्कूलिंग शिक्षा को ही विद्या कह सकते हैं। अच्छा, आप प्रिंसिपल के लिए ही एलिजिबल हैं? जी जी। अच्छा, आप अभी जहाँ पर हैं जी। तो वहाँ अपने प्रिंसिपल साहब का कौन सा गुण आपको अच्छा लगता है? वैसे तो मैं सर जहाँ हूँ, मैं खुद ही वहाँ इंचार्ज हूँ 8 सालों से 9 सालों से। हाँ, तो मेरे को जो लगता है लोगों से काम कराने का, अनुशासनात्मक, प्रेरणात्मक और भावनात्मक, तीनों गुणों का समावेश होता है तो प्रशासन होता है। कितना स्टाफ है आपके यहाँ? 13 लोगों का है। 13 लोग।
तो वहाँ सीनियर मोस्ट आप होंगे। जी। तो वैसे भी आप एक प्रिंसिपल में कौन से गुण देखना चाहेंगे, मतलब आज प्रिंसिपल होता ही है। सर प्रिंसिपल के गुण में ये हो कि अपने सहयोगियों के साथ पूरा उनका जो है सर्वोत्कृष्ट कर ले ले उनसे, अच्छा, चलिए। उनकी समस्याओं को भी समझे और बच्चों का भी ज्ञान अर्जन अच्छी तरह से हो जाए, अच्छा, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो जाए और उनकी समस्याओं का भी समाधान हो जाए। अच्छा आप ये देखिए, इधर जो है 4-5 सालों से जीआईसी या गवर्नमेंट कॉलेजों में बच्चों का नामांकन कम हो रहा है जी जी पहले की अपेक्षा, जी। या सेल्फ फाइनेंस दूसरी कॉलेजों की अपेक्षा, ऐसा क्यों है? उसके कारण एक तो हमारी मनोवृत्ति है सर। हाँ, हम देखते हैं गांव में जाते हैं, लोग कहते हैं कि यार क्या रे तुम्हारे पास 200 रुपया भी नहीं है जो कि सरकारी स्कूल में भेज रहा है। चलिए। तो ये जो प्राइवेट सेक्टर ने उपभोक्तावादी जो संस्कृति बना दिया है, मानसिकता जो उपभोक्तावादी हो गई है अच्छा, चलो हमारे, दूसरा कारण बताइए। और जो है जो भी स्टाफ की कमी सर, मानवीय संसाधनों की कमी है। अभी आप मनोवृत्ति की चर्चा कर रहे थे, उसकी एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में क्या अंतर होता है? सर अभी क्षमता और मनोवृत्ति, अभी क्षमता पढ़े होंगे ना जी? जी जी पढ़ा हूँ, अभी क्षमता और मनोवृत्ति में क्या अंतर है? सर अच्छा, आप एक क्योंकि टीचर हैं तो ये बताइए, मान लीजिए किसी बच्चे में किसी काम करने की क्षमता बचपन से नहीं है, तो उसको क्या डेवलप किया जा सकता है? जैसे गाना गाने की प्रवृत्ति। हाँ किया जा सकता है सर। अच्छा, अगर वो उसमें रुचि नहीं है तो फिर संभव नहीं है, हाँ, तो उसका सर्वोत्तम नहीं लिया जा सकता है। अच्छा अगर रुचि है तो उसका सर्वोत्तम लिया जा सकता है, नहीं तो ऐसे उसका डेवलप किया जा सकता है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि मान लीजिए अभी आप मार्केट जा रहे हैं या कटरा जा रहे हैं, जी वहाँ रास्ते में आपको 2000 की नोट गिरी हुई मिल जाती है, जी जी। तो आप क्या करेंगे उसको? अब उसको 2000 की नोट मिली है तो जो नज़दीकी है, अच्छा, उसको नज़दीकी पुलिस बूथ है, अब तो हम तो जानते नहीं है किसी को, तो बाई द वे अगर कोई जाता है तो पुलिस बूथ में हम उसको दे दें कि हाँ गिरा हुआ है। अच्छा, अगर पहले तो पता करते हैं सामान्य रूप से, अगर तुरंत गिरा हो, कोई किसी का है किसी का नहीं है, अगर है भी तो उसमें अगर जो प्रूफ है उससे प्रूफ से पूछेंगे, अगर कुछ नहीं होता है तो फिर हम पुलिस बूथ को दे देंगे। तो रख क्यों नहीं लेंगे? हम्म? रख भी तो सकते हैं, हमारे पास। नहीं रख सकते हैं, लेकिन सर इसमें ये है कि रखने का मतलब किसी का अगर जो जाएगा उसको मिल जाएगा, हमारे पास उसको नहीं मिली, या तो फ़ोन नंबर उस पर लिखा हो तो हम रख लें, या कोई ऐसा हो जिससे कि वो फिर उसको हम फ़ोन करके बता दें, या वहाँ खड़े रहें 2 मिनट हम आ जाए तो उसको दे दें। लेकिन सर्वोत्तम विकल्प यही है सर कि पुलिस बूथ में दे दें उसको। नहीं, हम अपने काम में यूज़ क्यों न कर लें उसको? नहीं सर, वो हमारा पैसा नहीं है, वो दूसरे का पैसा है, अच्छा, आज नहीं कल वो खोजेगा वो। अच्छा, सिर्फ यही होगा और किसी चीज़ में गिरावट आएगी कि यही इतना ही होगा? नहीं, मूल्यों में गिरा, हमारे नैतिकता में गिरावट आएगी। ठीक, बस हम यही सुनना चाह रहे थे। ओके सर। ठीक, थैंक यू ओम प्रकाश जी। थैंक यू सर।